डिजोल्यूशन समझ लेते हैं। डिजोल्यूशन का मतलब फर्म का बंद होना है। देखो दो बातें हैं, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर्स का आपस में जो एग्रीमेंट है उसका खत्म हो जाना। मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस चलता रहता है, आपस में एग्रीमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसे डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अब तक के पहले के जो चैप्टर्स थे, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये सभी डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केसेस हैं। और ये जो चैप्टर है डिजोल्यूशन ऑफ फर्म या डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें बिजनेस ही बंद हो जाता है। एक बात याद रखिए, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, but dissolution of firm compulsorily mean dissolution of partnership। ये जब फर्म का डिजोल्यूशन हो जाता है, ठीक, तो फर्म के सारे एसेट्स को सेल कर देते हैं, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं, और जो कुछ भी पैसा बचता है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो इस चैप्टर में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में ये चैप्टर 6 मार्क का होता है एक, और इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप होता है 6 जनरल एंट्री दे देंगे, बस 6 जनरल एंट्री पास किया 6 नंबर मिल गया। दूसरा सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आता है। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है वो समझेंगे। जैसे अब तक के चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता था कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू में जो इंक्रीज और डिक्रीज होते थे उसे रिकॉर्ड करते थे। रियलाइजेशन अकाउंट उससे डिफरेंट है। रियलाइजेशन में क्या है कि एसेट जितने में सेल हुआ या जितने में रियलाइज हुआ, बुक वैल्यू से ज़्यादा या कम से मतलब नहीं है, जितने में रियलाइज हुआ। लायबिलिटी को जितना पे किया ज़्यादा या कम से मतलब नहीं है, जितना पे किया उसमें से रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है, ठीक है। तो सिर्फ एग्जाम में एक 6 मार्क का या 4 मार्क का रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ सकता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट में भी करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। ये 5 बनाने पड़ सकते हैं, इससे कम भी बनाना पड़ सकता है, मैक्सिमम 5 बनाने पड़ सकते हैं। तो जनरली जो बनाने पड़ते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्लियर। चौथे टाइप का क्वेश्चन होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। थोड़ा सा मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो डिजोल्यूशन का क्वेश्चन बनाने के लिए डिजोल्यूशन का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डिजोल्यूशन की डेट की एक बैलेंस शीट मिलती है और कुछ एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। अगर डिजोल्यूशन के डेट की बैलेंस शीट नहीं मिले तो क्वेश्चन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिजोल्यूशन के डेट की एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझो। देखो डिजोल्यूशन का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डिजोल्यूशन के डेट की बैलेंस शीट मिलती है और कुछ एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। अगर डिजोल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट नहीं दी हो तो क्वेश्चन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिजोल्यूशन की डेट की एक बैलेंस शीट बनाते हैं। अब उस बैलेंस शीट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, एसेट्स लायबिलिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता। जनरली उसमें लायबिलिटी साइड के आइटम दिए के वैल्यू दिए होते हैं, एसेट साइड में कैश दिया होगा या और कोई एसेट दिया होगा, बाकी एसेट का टोटल जनरली कम होता है। तो जो लायबिलिटी के टोटल से एसेट के टोटल को माइनस करते हैं, जो डिफरेंस होता है उसे सन्ड्री एसेट कहते हैं। क्लियर। ये सन्ड्री एसेट कभी कभी एसेट का टोटल भी ज़्यादा होता है, तो फिर लायबिलिटी साइड में जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल होता है, उसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो ये जो मिसिंग फिगर निकालते हैं, सन्ड्री एसेट का जो वैल्यू निकालते हैं, इसीलिए बैलेंस शीट को मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं। ये तो ये 4 टाइप से क्वेश्चन आएंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन होगा सिर्फ जनरल अकाउंट, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी होगी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा
फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा ऑल नेसेसरी लेजर्स, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। लोन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, करेंट अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। क्वेश्चन में जो कहा है वो मैक्सिमम ये 5 लेजर बनाने पड़ सकते हैं, जिनमें 3 ज़्यादातर होते हैं। और चौथे टाइप का क्वेश्चन होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। अब एक जो स्टैंडर्ड विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन होता है उसको बनाने का प्रोसीजर समझेंगे। देखो, विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें विजुअलाइजेशन की डेट की बैलेंस शीट मिलेगी और कुछ एडजस्टमेंट मिलेंगे। ठीक, ये अपने पास में इनपुट होगा। इसके बेसिस पर जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैंक अकाउंट बनाना। क्लियर? 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन बनाने में। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है विजुअलाइजेशन का उसमें यही होता है, 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट्स बना लेंगे, सारे आइटम सारे लेजर का सीख लेते हैं, एग्जाम में जो जरूरी होगा वही बनाएंगे। तो सबसे पहले 5 फॉर्मेट बना लेते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में जरा ध्यान रखेंगे कि उसका लेंथ बैलेंस शीट के साइज का ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके नीचे पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये 5 लेजर बना लेंगे मैक्सिमम। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप है, ये 5 फॉर्मेट। अगर कम है क्वेश्चन में करेंट अकाउंट नहीं किया तो करेंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, लोन अकाउंट नहीं किया तो लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, नहीं तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बना देंगे। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है पोस्टिंग का। पोस्टिंग में क्या करेंगे कि विजुअलाइजेशन के डेट की जो बैलेंस शीट है उसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो एसेट्स हैं उनको बैलेंस शीट को इन 3 लेजर्स में, इन 5 लेजर्स में जहाँ जो बैलेंस शीट हो वो ट्रांसफर करेंगे। जैसे बैलेंस शीट के एसेट साइड का, और ये पता होगा कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर? तो कैश और बैंक का जो बैलेंस होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। क्लियर? जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, ठीक है, उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। करेक्ट? जो पास्ट लॉसेज होंगे जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, तीनों का मतलब सेम होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट्स हैविंग अगर हुई तो इनको पार्टनर्स करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज कैपिटल का डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर एसेट साइड में किसी पार्टनर का लोन लिया हुआ है तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी नीचे बनाएंगे, उसको डेबिट साइड में बीडी देंगे उस पार्टनर में। और रिमेनिंग एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एज इट इज कट एंड पेस्ट कर देते हैं। तो एसेट्स की पोस्टिंग समझ में आगे। एसेट में सबसे पहले कैश और बैंक के बैलेंस को कैश और बैंक के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, प्रोविजन को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, पार्टनर के लोन को लोन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, और जो पास्ट लॉसेज हैं उसको करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और रिमेनिंग एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर देते हैं। अब लायबिलिटीज की पोस्टिंग, लायबिलिटीज की पोस्टिंग में सबसे पहले कैपिटल को या करेंट अकाउंट के बैलेंसेज अगर दिए हों वो करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में या कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। जो पास्ट प्रॉफिट्स होंगे जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इनको पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट में या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर का अगर लोन लिया हुआ हो लायबिलिटी में तो लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्लियर? और रिमेनिंग लायबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में एज पोस्ट कर देते हैं। तो एसेट्स की पोस्टिंग में 5 बातों को ध्यान में रखेंगे, लायबिलिटीज की पोस्टिंग में भी 5 बातों को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अब थर्ड स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रियलाइजेशन का।
ये रियलाइजेशन का मतलब है एसेट को सेल ऑफ कर देना या किसी पार्टनर को दे देना या किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए दे देना। और लायबिलिटीज के रियलाइजेशन का मतलब है लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देना या किसी एसेट को दे देना, किसी तरह से उसको क्लियर कर देना। अब इस रियलाइजेशन, ये जो थर्ड स्टेप है, पहला स्टेप वो पास फॉर्मेट बनाया, दूसरा स्टेप पोस्टिंग किया, एसेट की पोस्टिंग में 5 स्टेप्स फॉलो किए, लायबिलिटीज की पोस्टिंग में 5 स्टेप्स फॉलो किए। अब थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन में अगेन रियलाइजेशन के काम को 2 पार्ट में बांट दिए, एसेट्स का रियलाइजेशन, लायबिलिटीज का रियलाइजेशन। ठीक है। अब एसेट के रियलाइजेशन में एक बात ध्यान में रखेंगे, ग्रेटर देन जैसा उसका मूवमेंट होगा। जैसे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में सारे एसेट्स लिखे हुए हैं, उसको रियलाइज करेंगे तो रियलाइजेशन के डेबिट में बाय बैंक और बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन। जर्नल एंट्री होगी एसेट के रियलाइजेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखेंगे एक बात कि जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोस्टिंग हो चुकी है, ठीक, तो रियलाइजेशन अकाउंट में या जहाँ भी पोस्टिंग हो चुकी है, जब उसका रियलाइजेशन करते हैं तो एसेट का नाम नहीं लिखेंगे, लायबिलिटीज का नाम नहीं लिखेंगे, उस एसेट्स और लायबिलिटीज के बदले में रियलाइजेशन मोड यूज करेंगे। जब एसेट का रियलाइजेशन होगा, एसेट के रियलाइजेशन में ध्यान रखिए ग्रेटर देन के साइन को याद रखिए। अगर एसेट को सेल किया तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और लेजर में पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक और बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। ऐसा ग्रेटर देन के जैसा मूवमेंट होगा। अगर किसी एसेट को कोई पार्टनर टेक ओवर कर देता है कि चलो भाई फर्म बंद हो गया, ये एसेट हमें दे दो, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और लेजर में पोस्टिंग लेजर के क्रेडिट में बाई पार्टनर्स करेंट या करंट अकाउंट, करेंट या कैपिटल और कैपिटल में डेबिट साइन में टू रियलाइजेशन वही ग्रेटर देन के जैसा साइन बनेगा। और अगर कोई एसेट किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी को देकर सेटल कर लिया, जैसे बैंक लोन देना है उसको स्टॉक दे दिया, क्रेडिटर को फर्नीचर दे दिया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी को सेटल करने के लिए एसेट दे देते हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। समझ में आ गया। फोर्थ, अगर किसी एसेट के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं कहा है तो उस एसेट को कैश में रियलाइज करते हैं। एंट्री पहले केस के जैसे होगी, बैंक या कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट और पोस्टिंग ऐसे ही रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक और बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन करते हैं। तो इस तरह से एसेट के रियलाइजेशन में ये 4 बातें होंगी। अगर कैश में रियलाइज किया तो बाय कैश या बाय बैंक और बैंक पर टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को लिया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई एसेट किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी को लेकर सेटल किया उसकी कोई एंट्री नहीं। अगर किसी एसेट के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कहा है, ठीक है, तो उसे कैश में रियलाइज करते हैं तो बाय कैश या बाय बैंक और डेबिट साइड में रियलाइज बैंक अकाउंट डेबिट में टू रियलाइजेशन। तो एसेट के रियलाइजेशन में ये 4 बातें याद रखेंगे। क्लियर। अब लायबिलिटीज के रियलाइजेशन में आते हैं। लायबिलिटीज के रियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट के साइन को याद रखेंगे। अगर किसी लायबिलिटी को कैश में पे ऑफ कर दिया तो टू बैंक और बैंक में बाय रियलाइजेशन, ऐसा लेस देन का जैसा मूवमेंट। अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो टू पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट और कैपिटल या करंट अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। अगर किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी को कोई एसेट देकर सेटल किया तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं। और अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, एक्सटर्नल लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर कैश में रियलाइज कर देते हैं। तो टू बैंक रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक और बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन लिखेंगे। ये थर्ड स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप था फॉर्मेट बनाना, दूसरा स्टेप है पोस्टिंग करना, तीसरा स्टेप है रियलाइजेशन करना, चौथा स्टेप है बैलेंसिंग करना। ये थर्ड स्टेप में ही जरा एक लोन अकाउंट भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर किसी पार्टनर के डेबिट साइड में टू बैलेंस बिली था
तो उसको रियलाइज करने के लिए क्रेडिट में बाई बैंक लिख देंगे और बैंक डेबिट में तो पार्टनर्स लोन लिख देंगे। अगर किसी पार्टनर के लोन का क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट साइड में था, तो डेबिट साइड में टू बैंक और बैंक में बाई पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये इस तरह से थर्ड स्टेप पूरा करते हैं। फोर्थ स्टेप बैलेंसिंग का होता है। बैलेंसिंग में पहले रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो तो गेन ऑन रियलाइजेशन होगा, उसको पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर? और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा हो तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा, उसको भी पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके बाद करेंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे। करेंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा अब वहाँ पर या तो टू बैंक या बैंक लिखेंगे और उसकी डबल एंट्री बैंक अकाउंट में हो जाएगी। क्लियर? लोन का बैलेंस ऑलरेडी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। लास्ट में बैंक अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल अगर इक्वल हो जाता है तो अपना डिविजन का क्वेश्चन सही से बन गया। ये समझ में आ गया? ये 4 स्टेप्स याद रखेंगे। पर पूरे पार्टनरशिप में डिविजन सबसे आसान चैप्टर है और ये 4 स्टेप्स रखते हैं, ये ध्यान में रखते हैं तो ये सब आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है।